दोस्तों दुनिया को बहुत जल्द अपना पहला और इकलौता हिंदू राष्ट्र वापस मिलने वाला है। नेपाल में इस वक्त कुछ ऐसा ही बवंडर उठ खड़ा हुआ है। एक तरफ तराई और मधेश के इलाकों में तनाव की आग सुलग रही है, तो दूसरी तरफ काठमांडू की सियासी की अगर मैं बात करूं साथियों, कि जो नेपाली कांग्रेस और पूर्व प्रधानमंत्री का सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान बनाने का अचानक और बड़ा ऐलान कर दिया। ये जो न्यूज़पेपर में जो खबर निकल के आ रही है, एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी न्यूज़पेपर जो मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसके आधार पर सारी अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। लेटेस्ट अपडेट ये निकल के आ रही है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज और शेर बहादुर दोआब का सनातन पर बड़ा ऐलान। क्या फैसला लेंगे बालेन शाह? अब इन्होंने बयान दिया था, जो पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या बोला, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, हमारा किसी भी धर्म से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मैं बस गर्व से यह कहने का अधिकार चाहता हूं कि मैं हिंदू हूं। ये बहुत बड़ा ऐलान है साथियों। अब सारा दारोमदार किसके ऊपर है? बालेन शाह के ऊपर है, जो इस समय नेपाल के पीएम है, नेपाल की संसद के ऊपर है। लेकिन सवाल यह है कि जो देश कभी दुनिया का इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वह अचानक धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर कैसे बना? और 250 सालों का राजशाही शासन आखिर कैसे खत्म हुआ था? वहां तो राजा का शासन था, हिंदूवादी चलती थी, हिंदू राष्ट्र था। एक चीज को बहुत अच्छे समझेंगे, नेपाल के बनने से लेकर आज तक की पूरी इनसाइड स्टोरी को समझेंगे। आप जहां से भी, जिस भी स्टेट, जिस भी कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हो, अपनी उस जगह का नाम लिखकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रखिएगा साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम संजय तेवतिया है। आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्यारे से चैनल पर, आपके इस परिवार में। सबसे पहले मैं जो बात करने वाला हूं साथियों, वो बात करने वाला हूं 1768 की। 1768 का जो इतिहास था, स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। तो एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा साथियों। उत्तर से तिब्बत पर बढ़ता चीनी प्रभाव। अब इस मैप को थोड़ा सा आप यहाँ आके देखिए। ये जो मैप है ना, ये नेपाल था। इसमें 50 रियासतें थी। नेपाल इस तरीके के मैप में नहीं दिखाई देता था, इसकी छोटी छोटी रियासतें थी। भारत में भी तो ऐसी रियासत थी, फिर अखंड भारत बनाया गया था। इसी तरह से नेपाल भी अखंड बनाया गया था, 50 रियासतों को जोड़कर। एक वहां गोरखा रियासत हुआ करती थी, उनके एक राजा थे। उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि भाई जिस तरीके से जापान, मुझे लग रहा है कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाएगा और चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, और वो तिब्बत पर उसकी मानसिकता जो थी पहले से ही कब्जे करने की थी, तो 1950 में आगे तो उसने कब्जा भी कर लिया था। ये तिब्बत में बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे तिब्बत से फिर नेपाल की तरफ भी आएंगे। ऐसे ही भारत में ब्रिटिश का बहुत बड़ा शासन चल रहा है, तो ब्रिटिश भी धीरे धीरे भारत को तो गुलाम बनाई रखा है, तो नेपाल की तरफ ये बढ़ेंगे। और जबकि अंग्रेजों का पूरा फोकस भी था कि नेपाल के जो पहाड़ी इलाके हैं उन पर धीरे धीरे कब्जा करा जाए। तो फिर ये डिसीजन होता है। 18वीं सदी में ये जो नेपाल है ना, ऐसा नहीं था, पहले अलग था, इसकी रियासतें थी, वहां छोटी छोटी 50 रियासतें हुआ करते थे। साथ ही 1743 में गोरखा रियासत के राजा बनते हैं पृथ्वी नारायण शाह। एक गोरखा रियासत थी यहाँ, इनके राजा बने, वो बड़ी रियासत थी इन 50 रियासतों में। तो पृथ्वी नारायण शाह वे बेहद दूरदर्शी शासक थे, बहुत दूर की सोचते थे। जैसे आज आपकी मोदी को बोला जाता है बहुत दूरदर्शी नेता है, उस जमाने में पृथ्वी नारायण शाह बहुत दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने देखा कि उत्तर की तरफ से चीन तिब्बत पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और दक्षिण से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ रही थी। अंग्रेजों की गिद्ध नजरें नेपाल की पहाड़ियों पर भी थी। अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं यहां भी दिखाना चाहता हूं साथियों, ये वाली चीजें देखना थोड़ा सा। ये यहां आप यहां देखोगे ना, ये वाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, राजा पृथ्वी नारायण शाह ने समझ लिया कि अगर इन 50 रियासतों को एक नहीं किया गया तो नेपाल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने एकीकरण का महाअभियान शुरू किया और आखिरकार 1768 में, ये याद रखिएगा डेट, 1768 का जो इतिहास है, अखंड नेपाल, यहां से अखंड नेपाल की नींव पड़ी थी। तो पूरा जो नेपाल है 50 रियासतों को मिलकर जो बना था, वो बना था 1768। 1969 की अगर मैं बात करूं साथियों, तो अखंड नेपाल का निर्माण हुआ, जिसकी जो राजधानी थी वो कहां बनाई गई थी? काठमांडू में। नेपाल की स्थापना करते वक्त राजा पृथ्वी नारायण शाह ने कहा था कि यह देश सनातनी संस्कृति की भूमि है, यहीं से नींव पड़ी दुनिया के पहले और इकलौते आधिकारिक हिंदू राष्ट्र की। दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र है ही नहीं, सिर्फ इकलौता, अकेला आधिकारिक रूप से एक ही हिंदू राष्ट्र बना, वो आपका नेपाल था, जिसने अगले 250 सालों तक अपनी एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को सीने से लगाकर रखा। अच्छा, इसी बीच होते हैं ना कुछ उग्रवादी लोग जो चाइना से प्रभावित थे, कुछ लोग। अब जो चाइना से प्रभावित थे वो थे माओवादी। अब क्या होता है साथियों, 2001 के आसपास की बात कर रहा हूं, वो अपना सारा शासन चला रहे थे, राजशाही शासन चल रहा था। लेकिन होता क्या है, 250 साल तक शाह राजवंश के राजाओं ने नेपाल पर राज किया, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन साथियों 1990 की बात करता हूं, 1990 में थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया देने वाला हूं। ये 2001 की डेट को याद रखना, 1 जून 2001। अब 1990 में क्या हुआ, माओवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा, माओवादियों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। नेपाल में माओवादी विद्रोहियों का उदय हुआ, चीन के विचार से ये प्रभावित थे।
इन माओवादियों ने राजशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हिंसक छापामार युद्ध छेड़ दिया। साथियों, 1990 में जनता के दबाव में आकर राजा ने संवैधानिक राजशाही स्वीकार किया। जहां राजा तो होगा ही होगा, लेकिन जब जनता का बहुत ज्यादा उन्होंने अपने साथ मिला लिया, छापामार युद्ध चल रहा है, हिंसा हो रही है, बहुत ज्यादा लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तबाही मच रही है देश में, तो फिर राजा ने डिसीजन ले लिया कि ठीक है, जो भी जनता द्वारा, जनता भी चाह रही थी कि हम भी एक सरकार चुने, जैसे भारत में सरकार चल रही है लोकतंत्र 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 के तरीके से, तो हमारे नेपाल में भी ऐसा होना चाहिए। तो राजा ने उनकी बात मान ली, ठीक है, संवैधानिक तरीके से राजा के साथ साथ एक चुनी हुई संसद और प्रधानमंत्री भी बनेंगे और वो भी अपना लोकतंत्र तरीके से काम करेंगे। राजा ने ये बात मान ली, 1990 की बात है। फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री बना, संसद भी बना, फिर चुनाव भी होने लगे, चुनाव के थ्रू कुछ पावर प्रधानमंत्री को, संसद को मिली, कुछ पावर राजा के पास। लेकिन माओवादियों का विरोध थमा नहीं, वे चाहते थे कि राजशाही को पूरी तरह समाप्त करना, पूरी तरीके से समाप्त करना। फिर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, और घर परिवार में तोड़ फोड़ फूट डालने वाला जो वो था प्रभाव, वो सब स्टार्ट हुआ। और ये सब चाइना करवा रहा था कहीं ना कहीं। चाइना को तुम जो अच्छा समझते हो, चाइना चाइना चाइना, भारत और नेपाल के संबंध बहुत अच्छे हैं, अटूट रिश्ते हैं। इसकी कहानी अब यही से समझना, जब 1 जून 2001 में नेपाल के इतिहास का सबसे दर्दनाक और काला दिन था, ये वाला 1 जून 2001, भाई इनको मार दिया जाता है, इनके परिवार को मार दिया जाता है, समझ रहे हो, उनके महल में आके। नेपाल के इतिहास का सबसे दर्दनाक और काला दिन, काठमांडू के नारायणी हिटी शाही महल में पूरा राज परिवार, ये इनका महल था, इस महल में राज परिवार रात के खाने पर इकट्ठा हुए, सब लोग बैठे खाना खा रहे, कुछ मीटिंग्स चल रही थी महल के अंदर। अचानक महल के अंदर बंदूकों से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। राजा वीरेंद्र, उनकी एक रानी थी, राजा वीरेंद्र थे, उनकी एक रानी थी ऐश्वर्या, उनके बच्चों समेत राज परिवार के 9 सदस्यों की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। सरकारी जांच में कहा गया कि युवराज दीपेंद्र ने, उनके ही घर परिवार का, चाचा ताऊ का एक वो था युवराज दीपेंद्र ने, अपनी शादी के विवाद को लेकर पूरे परिवार को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। लेकिन नेपाल की आम जनता इस कहानी पर आज भी भरोसा नहीं करती है, और यह हत्याकांड आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी गुत्थियों में से एक है साथियों। अच्छा, अब वो तो मर गए, अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद सुनो भाई, अब चाचा ताऊ कुछ लोग तो होंगे, अब वो शासन पर बैठेंगे, क्योंकि वो राजा तो मार दिए गए आपके। फिर क्या होता है साथियों? राजा वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र शाह नेपाल की गद्दी पर बैठे। अब ज्ञानेंद्र शाह हैं, अब ज्ञानेंद्र शाह कौन है ये थोड़ा सा आप देख लो। ये आपके ज्ञानेंद्र शाह है, राजा ज्ञानेंद्र की भूल और राजशाही का अंत क्या हुआ। जब ये गद्दी पर बैठे थे ना 2008 में, भाई देश में माओवादी हिंसा बढ़ती जा रही थी। साल 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। उन्होंने देश में क्या बोला कि अब राजशाही शासन चलेगा, आपातकाल लगा दिया। उन्होंने बोला संसद को खत्म कराया, भंग कर दो, प्रधानमंत्री को हटाओ, नेताओं को जेल में डालो, प्रधानमंत्री को जेल में डालो, दोबारा से यहाँ राजशाही शासन चलेगा। और ये और मीडिया पर पूरी तरीके से उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, कोई मीडिया नहीं, कोई पॉलिटिशियन नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, जो भी कुछ होगा वो राजशाही शासन के थ्रू होगा। माओवादी हिंसा के बीच राजा ज्ञानेंद्र ने आपातकाल लगाया, संसद भंग की और मीडिया पर पाबंदी लगा दी। ये इनकी सबसे बड़ी भूल रही है। 7 अप्रैल को नेपाल की सड़कों पर जन आंदोलन का महासमुद्र, 3 हफ्तों तक देश ठप रहा। 28 मई 2008 को 240 साल पुरानी राजशाही उखाड़ फेंकी गई। बिना किसी जनमत संग्रह के नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, सेक्युलर रिपब्लिक घोषित हुआ। इस तरीके से पूरा जन आंदोलन हो गया था भाई, सब खड़ा वहां पर। राजा के इस फैसले ने भड़कती आग में घी का काम किया था। 7 अप्रैल 2006 को नेपाल की सड़कों पर जन आंदोलन का ऐसा महासमुद्र बढ़ा जैसे नेपाल ने इतिहास में कभी नहीं देखा था। 3 हफ्ते तक पूरा देश ठप रहा था साथियों। आखिरकार राजा ज्ञानेंद्र को जनता की ताकत के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने सत्ता छोड़ दी। फिर आया 28 मई 2008 का वो दिन जब नेपाल की संविधान सभा ने 250 साल पुरानी राजशाही को उखाड़ फेंका। राजा को उनके शाही महल से निकालकर आम नागरिक बना दिया और नेपाल को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित कर दिया। जिस देश की पहचान ही हिंदू राष्ट्र होने से थी, एक झटके में राजनेताओं ने बिना किसी जनमत संग्रह के उस पहचान को कागजों से मिटा दिया। 10 साल चले इस गृह युद्ध में 17,000 से ज्यादा बेकसूर नेपाली मारे गए थे और 25,000 से ज्यादा घायल हुए थे साथी। 17,000 मौतों का गृह युद्ध का अंत हुआ था 2008 से। अब 2026 का जो पूरा ये रोल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा साथियों। 18 सालों की राजनीतिक अस्थिरता और बदलती डेमोग्राफी। अब सवाल यह है
क्या धर्मनिरपेक्ष बनने के बाद नेपाली जनता को वो खुशहाली मिली जिसका वादा किया गया था? आंकड़े गवाही देते हैं कि 2008 से लेकर 2026 तक यानी पिछले 18 सालों में नेपाल ने 15 से ज्यादा प्रधानमंत्री देख लिए हैं। किसी भी नेता की सरकार 2 साल से ज्यादा टिक ही नहीं पाई। गठबंधन का खेल, विदेशी शक्तियों का बढ़ता हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया। इसी बीच नेपाल की जनसांख्यिकी में भी बड़ा बदलाव देखा गया। नेपाल की 81% जो आबादी है साथियों वो हिंदू है और 9% बौद्ध आबादी है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सीमावर्ती इलाकों में जनसांख्यिकी तेजी से बदलने लगी। नेपाली सनातनी लोगों के मन में यह डर बैठने लगा कि जो देश कभी उनकी मूल पहचान था वहां धीरे धीरे उनकी संस्कृति और त्योहारों को ही निशाना बनाया जाने लगा। अब होता क्या है साथियों, अब ये समझो थोड़ा सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तराई क्षेत्र में हिंसा 2026 की ताजा हालत। साथियों इसी घुटते हुए जन आक्रोश को गुबार हाल में ही भारत सीमा से सटे सुनसरी, दीवानगंज और मधेश के इलाकों में फटा। साथियों घटना सावन के महीने की है जब नेपाल के सनातनी श्रद्धालु पारंपरिक बोल बम यात्रा निकाल रहे थे। भगवान शिव की भक्ति में लीन श्रद्धालु लाउड स्पीकर पर भजन बजाते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आरोप है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने लाउड स्पीकर के तेज साउंड का विरोध किया और भजन बंद कराने की कोशिश की। देखते ही देखते बहसबाजी ने भयानक रूप ले लिया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि प्रशासन को आंसू गैस के गोले दागने पड़े और गोलियां चलानी पड़ी। इस हिंसक झड़प और फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई और 26 से ज्यादा लोग घायल हो गए साथी। ये यहां हुआ। और सबसे पहले क्या हुआ, सुनसरी और मधेश में सनातनी श्रद्धालुओं की पारंपरिक बोलबम यात्रा हुई। फिर उसके बाद दूसरे समुदाय द्वारा लाउड स्पीकर भजन बजाने का विरोध किया गया और फिर तीखी बहस और पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई और उसके बाद फिर ये सब। इस घटना ने नेपाल हिंदुओं के सब्र का बांध तोड़ दिया साथियों। आक्रोशित भीड़ ने विरोध प्रदर्शन किए, गाड़ियां, दुकानें और घरों में आगजनी की घटनाएं हुई। नेपाली सनातनी सड़कों पर उतरकर एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जब दुनिया में 50 से अधिक मुस्लिम देश और दर्जनों ईसाई देश हो सकते हैं तो 81% हिंदू आबादी वाला नेपाल अपनी पौराणिक पहचान वापस क्यों नहीं ले सकता। अब जो ये खबर निकल के आ रही है ये खबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, जो इन्होंने बोला संसद तक पहुंची आग, दोआब का ऐतिहासिक कदम, इन्होंने क्या बोला है, शेर बहादुर दोआब का कदम और बालिन शाह की परीक्षा, सड़कों पर भड़की इस आग की लपटें अब नेपाल की संसद तक पहुंच चुकी हैं साथियों। नेपाल की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में से एक नेपाली कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोआब के नेतृत्व वाले सम्मेलन में सनातन धर्म को नेपाल की राष्ट्रीय पहचान घोषित करने का प्रस्ताव पास किया गया है। दोआब ने स्पष्ट कहा है कि वे गर्व से कहना चाहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं इसका कहने का अधिकार वापस चाहते हैं। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी और विश्व हिंदी परिषद नेपाल जैसे संगठनों ने सरकार के सामने मांग रख दी है कि संविधान के अनुच्छेद 4 से धर्मनिरपेक्ष शब्द को तुरंत हटाया जाए। इस वक्त नेपाल की सरकार 245 अनुच्छेदों में, अगर मैं बात करूं इनके जो टोटल आर्टिकल्स हैं 245 में से बड़े संविधान संशोधन की तैयारी पर विचार कर रहे हैं। और सारा दारोमदार टिक गया है काठमांडू के युवा व लोकप्रिय जो नेता है वहां के वालिन शाह और संसद के रुख पर। 1768 में राजा पृथ्वी नारायण शाह द्वारा रचा गया नेपाल आज अपनी पहचान के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ 18 सालों का अस्थिर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता है तो दूसरी तरफ 250 सालों का वो गौरवशाली इतिहास है जो नेपाल को पूरी दुनिया में अद्वितीय बनाता था। तो अब आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में एक बार सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा साथियों। जो भी चीजें थी वो मैंने आपको सब बता दी है। अब देखते हैं वालिन शाह और वालिन शाह की सरकार क्या डिसीजन लेती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के इतना ही, धन्यवाद साथियों।